सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी फैमिली को हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से होली की शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी और आप अच्छी इस समय तैयारी कर रहे होंगे अपनी प्रीलिम्स 2023 की। साथ में अभी एक दो दिन आप होली के रंगों के साथ खेल सकते हो, खुशियां मना सकते हो, पढ़ाई से थोड़ा सा चाहो तो छुट्टी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए हैप्पीनेस के लिए अच्छी ही बात होगी। तो हम मेरी तरफ से आपके लिए क्या है कि जैसे मैं द हिंदू कंटिन्यू आपके लिए ला रहा हूँ मैं, और ये लेसन ऐसे हैं कि जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने जो द हिंदू की जो सीरीज़ है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हमारी अप्रोच है वो आपके काम आएगी। आप खुद ये कमेंट करके हमें बताओगे। तो मुझे ये विश्वास है कि जो सीरीज़ है ना द हिंदू वाली, इसमें मतलब इसको इसी प्रकार से मैं पढ़ाना चाहूँगा आपको कि आपका हर एक जो टॉपिक है ना ऐसा लगे कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपके लिए होली के अवसर पर जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे जाना, और आपको जो भी अपने जितने भी नोट्स हैं उसमें सब अभी आपको लगभग बहुत ही कम प्राइस में 10 20 25 रुपए में ये नोट्स मिल रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट पे जरूर जाना। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक कहाँ काम आएगा, अभी आपने देखा कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें किस प्रकार नियुक्ति होनी चाहिए उसके बारे में एक निर्णय दिया था, उसको लेकर है। तो ये आपके मेंस में कहाँ काम आएगा, मेंस में GS2 के अंदर काम आएगा। ठीक है, जो संवैधानिक बॉडीज़ है वहाँ पे ये टॉपिक रिलेट करता है निर्वाचन आयोग का। और प्रीलिम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो अभी इसको डिटेल में जानते हैं कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। तो जैसे इसमें यह है कि एक तो आपके लिए होमवर्क क्या होगा, होमवर्क आपके लिए कि आप लक्ष्मीकांत बुक से क्या करोगे, जो चुनाव आयोग वाला चैप्टर है वो जरूर पढ़ना, एक बार देखना। और ऐसे ही पढ़ाई होती है, जैसे आप करंट अफेयर में कोई चीज़ देख रहे हो तो उसको एक संदर्भ बुक के रूप में आपको कोई भी एक जो बुक है वहाँ से जाकर देखना चाहिए, ताकि वो चीज़ आपके माइंड में हमेशा स्थायी रह जाए। क्योंकि जो भी उसमें बदलाव आता है या उसमें पुराना क्या था वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो इसमें ये था कि जैसे भारत का जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं कि नियुक्ति की शक्ति का जो एकमात्र अधिकार किसको था, पहले कार्यपालिका अधिकार था। और अभी क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चुनाव की जो निगरानी करने वाली संस्था है, हम कह सकते हैं इसको और ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। और अदालत ने क्या फैसला सुनाया कि अब मतलब नियुक्ति कैसे होगी, जो भी नियुक्ति होगी वो एक कमेटी के माध्यम से होगी, जिसमें कौन कौन होगा, उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, या लोकसभा का विपक्ष का नेता नहीं है तो कोई सबसे बड़ा जो दल है विपक्ष का उसका नेता उसमें शामिल होगा। साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे। 3 सदस्य वाली एक समिति बनेगी। और इस प्रकार के इनका चुनाव होगा, इनका मुख्य चुनाव आयुक्त है या अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका चयन किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। अभी जो बदलाव देखने को मिलेगा यहाँ से। और इसके बाद में जैसे इसमें हो सकता है संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाए इसको लेकर, है ना, इसको स्थायी किया जाए इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या निकल कर आता है, देखो मेंस में जो क्वेश्चन आएगा ना इस प्रकार आएगा, क्या ये बदलाव आपकी नज़र में मतलब ठीक है या गलत है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, आपकी ओपिनियन क्या है। तो पक्ष विपक्ष वहाँ पे आपको लिखने होते हैं मेंस के एग्जाम में। तो फिर आप बताना कि हाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं कि जो भी निर्वाचन संस्था होती है उसका कहीं ना कहीं स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसके अंदर कार्यपालिका या मतलब विधायिका का इंटरफेयर होता है तो कहीं ना कहीं जो हम बात करते हैं कि एक लोकतंत्र का आधार क्या होता है, अच्छे निर्वाचन होना। ठीक है, जब तक अच्छा लोकतंत्र तब तक नहीं हो सकता जब तक अच्छे चुनाव सही प्रक्रिया उसमें अपनाई नहीं जाए। और जब आप जानते हो कि चुनाव आयुक्त है या जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति यदि सरकार के माध्यम से की जाती है तो कहीं ना कहीं फिर वो पारदर्शिता का मामला वहाँ पे बनता है कि सही से चुनाव नहीं हो पाए, हो सकता है पारदर्शिता की समस्या वहाँ पे खड़ी हो जाए, या जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कई सारी चीज़ें जो आती हैं, एक तरह से हम कहेंगे कि वहाँ पे सही से चुनाव होंगे या नहीं होंगे, तो उस पर क्वेश्चन चिन्ह लगता है कभी कभी, कई बार ऐसे मुद्दे चर्चा में रहते हैं, तो यहाँ पे ये मामला बनता है। ठीक है, तो चुनाव के अधिक से निर्देशन नियंत्रण की जो निहित पूर्ण शक्तियों के साथ एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका फर्क पड़ता है, जो हमने अभी बात की उससे निष्पक्ष चुनाव कराने में, स्वतंत्र होकर चुनाव कराने में बहुत ज़्यादा सहायता यहाँ पे मिलने वाली है। तो पहले क्या चल रहा था, पहले हम जानते हैं कि कैसे नियुक्ति होती थी। तो प्रधानमंत्री या जो मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह से क्या करते थे, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मामला बन रहा था कि स्वतंत्र निकाय है या नहीं है, कई सारी चीज़ें इसमें सवाल उठाए जाते थे। तो ये एक अच्छा कदम उठाया गया, और ये बहुत पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मतलब कह सकते हो आप PIL या याचिकाएं दायर की गई थी कि इसको ऐसा किया जाना चाहिए। तो एक शानदार ये सुप्रीम कोर्ट का आप फैसला यहाँ पे कह सकते हो। और जब बात आती है संविधान के अनुच्छेद की, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए निर्वाचन आयोग किस में, ये है अनुच्छेद 324 में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और
आर्टिकल्स डायरेक्ट कई बार ऐसे क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम हो जाते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है। उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती थी, ये सब लक्ष्मीकांत पे आप देखना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन जो फ्रेमिंग होगा वो इस हिसाब से होगा कि पुराने नए को शामिल करके कई सारे ऐसे एमसीक्यू यहाँ पे डिजाइन हो सकते हैं। और ये फैसला बहुत अच्छा कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो एक था कि इसमें सुधार होना चाहिए था, कई समय से इसकी मांग की जा रही थी, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला यहाँ पे सुनाया है। तो मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे देखना। देखो 2022 के एग्जाम में निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन आया कि आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका। तो इस टॉपिक को यदि देखें कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरी नज़र में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निर्वाचन आयोग का जो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के जो बदलाव देखने को मिले हैं ना, आपकी ओपिनियन पूछी जा सकती है कि पक्ष विपक्ष में आप तर्क दीजिए, आपको क्या लगता है ये सही है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना। और इस समय इतने आर्टिकल आते हैं जिनको आपको देखना चाहिए। तो मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और प्री में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो आज मैंने सुबह टेलीग्राम पर अपने टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चन डाला था। देखो जो मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, जैसे द हिंदू आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, ये करंट अफेयर की चीज़ें पढ़ता हूँ, जहाँ से भी पढ़ता हूँ वहाँ से मुझे ये लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पहले आए हैं या उस तरीके से दोबारा आ सकते हैं, तो मैं अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। आप कैसे जुड़ सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, देखो इस पर 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर आप देख सकते हो यहाँ पे, स्टडी आईज विद धर्मेंद्र जाखड़, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आज मैंने सुबह दिया था, तो बहुत अच्छी बात है, आप में से 73% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो सीरीज वाले टॉपिक है उन पर आपकी अच्छी नज़र है और आप उनको क्वेश्चन सोल्व करने की भी कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने चाहिए। तो क्वेश्चन ये हमने फ्रेम किया था, ये आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ये अटेम्प्ट ले सकते हो। और यहाँ पे जो ये लट्टू दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि इसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या सही है। ये भी अच्छा एक वैल्यूडेशन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन पहले कैसा आ चुका है, 2017 की एग्जाम की यदि बात करें तो क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स एग्जाम में। जैसे इसकी बात करें, ये क्वेश्चन आपको 90 वाला अटेम्प्ट लेना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताऊंगा नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। 90 जो 2017 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपकी नज़र में क्या है। इससे क्या होगा कि आप खुद क्वेश्चन करना सीखोगे, क्वेश्चन देखोगे कि गलत सही क्या है, उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है दोस्तों, है ना। यदि आप यूपीसी की अप्रोच पर काम करते हो, यूपीसी के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसी अप्रोच के साथ अपने नए क्वेश्चन फ्रेम करते हो, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। और मेरा यही काम है कि मैं आपको टू द पॉइंट एकदम कोर चीज़ों को बताऊँ, फालतू का कचरा बिल्कुल हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं है जिसमें आपका टाइम खराब हो। और खुद आपके कमेंट बताते हैं मुझे कि जो टेलीग्राम पर हम क्वेश्चन डालते हैं डेली 4-5 जितना भी समय मिल पाता है मुझे अलग अलग टॉपिक से, तो उसमें आपके खुद के कमेंट आते हैं कि उनका लेवल बहुत अच्छा है, आपकी तैयारी उनसे बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं इनको कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये एक रिपोर्ट है जो मैं आशा करता हूँ इस बार एग्जाम में आ सकती है। कौन सी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वोमेन बिजनेस एंड द लॉ। ठीक है, 2023 रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हो सकता है क्वेश्चन इसका आपकी इस बार प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अपने प्रीलिम्स में तो ये काम किया कि ये रिपोर्ट किसने जारी की, ये इंडेक्स किसने जारी किया, कई कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, और मेंस के एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करना आपको, जैसे मेंस के एग्जाम में आप कोई निबंध लिख रहे हो, ठीक है, जीएस 1 की बात करें, वहाँ पे भी टॉपिक ऐसे सोशल वाले टॉपिक हैं, जीएस 2 में भी सोशल जस्टिस है, वुमेन एम्पावरमेंट के कई सारे मुद्दे हैं, जीएस 3 में भी लेबर की इकोनॉमी कई सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आप अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन पार्ट में बताओ या बॉडी पार्ट में कहीं स्टेटमेंट के रूप में आप लिखो कि हाल ही में इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है, तो उससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी अच्छी चीज़ें आप इंगेज करो अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में। तो ये वहाँ पे आप इस्तेमाल करना, डाटा फैक्ट जो फाइल आपकी उसमें स्टोर रखना, इसको वहाँ पे काम आ जाएगा। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कहीं ना कहीं जैसे कामकाजी जो महिलाएं उनके सामने क्या समस्या है, कितना उनके सामने भेदभाव की समस्या आती है। तो उसमें भारत का एक जो सूचकांक बना था उसमें भारत को स्कोर मिला था 74.4। यानी यदि जैसे हम इसकी बात करें, यदि स्कोर 100 होता तो हम कहते हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं है, मामला सब ठीक है। लेकिन जब स्कोर देखो इतना कम है, इसका मतलब भेदभाव है, समस्याएं हैं। और उसमें लगभग 8 ये इसमें मापदंड होते हैं, 8 पैमाने इनके होते हैं जिनको हम नीचे देखने वाले हैं, इसमें ऐसा बताया गया है। तो भारतीय जो कामकाजी महिलाओं के वेतन और पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून भारतीय पुरुषों के साथ समानता प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, और एक कामकाजी महिला के जीवन चक्र पर यदि देखें हम विश्व बैंक के सूचकांक में, तो भारत का स्कोर 100 में से कितना पाया गया है, 74.4। ठीक है, ये पाया गया है। और विश्व की जो इसको हिंदी में महिला व्यवसाय और कानून जो 2023 की रिपोर्ट है, उसके अनुसार
सूचकांक पर 100 स्कोर का मतलब होता है कि सब कुछ ठीक है, मतलब महिलाएं सभी 8 जो संकेतक होते हैं उसमें पुरुषों के बराबर है। कभी कभी क्या होगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब स्टेटमेंट बनेंगे ना, हो सकता है इनके जो अंदर वाली चीज़ें हैं उनको ही पूछ ले। देखो पहले क्वेश्चन आते थे केवल रिपोर्ट पूछ लिया कि ये किसने जारी की, क्या हो गया, लेकिन अभी क्या होगा, अंदर जाएंगे वो कि ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की, इसके अंदर ये मापदंड है, इसके अंदर यदि 100 स्कोर होता तो क्या होता है, भारत का स्कोर इसमें क्या है, भारत को किस किस मामले में कितना स्कोर मिला है, अंदर भी जाया जा सकता है, तो उसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और दक्षिण एशिया की बात करें तो उनका स्कोर 63.7%, उनसे हम काफ़ी आगे हैं, ठीक है। लेकिन नेपाल से हम कम है, ठीक है, नेपाल का काफ़ी स्कोर अच्छा है। और इस सूचकांक में यदि बात करें, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने मतलब 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्कोर कितना प्राप्त किया था, 100 प्राप्त किया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो महिलाओं में और पुरुषों में जो असमानता है या कानून के जो उनको कहीं ना कहीं बाधाएं समस्या है वो बहुत ही कम है या है नहीं, मतलब उनका ठीक है। तो ये कई देशों का यहाँ पे नाम भी दे रखा है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कहाँ कहाँ मतलब भारत में समस्या है, कहाँ पे भारत अच्छा कर रहा है, तो वो रिपोर्ट आप आराम से इनको पढ़ लेना, ज़्यादा इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। ये रिपोर्ट जरूर ध्यान रखना कि कौन जारी करता है, ठीक है। वोमेन बिजनेस एंड दी लॉ 2023 रिपोर्ट याद रखना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, इसका 9वां संस्करण है, ठीक है। 190 अर्थव्यवस्थाएं को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। कब कब इसमें क्या हुआ था ये सब आप इसको देख लेना, और कितने इसके संकेतक है, 8 इसके संकेतक है, वो भी आप इसमें देख लेना। तो ये संकेतक जरूर याद रखना, कई बार प्रीलिम्स में इनके भी स्टेटमेंट बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पे संकेतक जो अभी बात कर रहे थे हम, 8 संकेतक यहाँ पे लिखे गए हैं, और भारत में कितना स्कोर किस में किया है वो भी यहाँ पे आप आराम से देख लेना, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम 2016 की बात करें तो एक क्वेश्चन पहले आया हुआ था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे इंडेक्स और रिपोर्ट के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं पिछले वर्षों में, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जैसे ये क्वेश्चन हमने 1-2 दिन पहले डाला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये टेलीग्राम पे हमने डाला था। तो उसमें क्या है, लगभग 33% एस्पिरेंट ने ही सही आंसर दिया था, लगभग 4,000 लोगों ने इसको अटेम्प्ट लिया, उनमें से 30-33% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो आप देख सकते हो अपनी तैयारी का थोड़ा सा स्तर चेक कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। ठीक है, यदि आपने या तो देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हम सब चीज़ें पढ़ें, लेकिन ठीक है आप अटेम्प्ट, मेरा मकसद ये रहता है कि ये क्यों दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आप अटेम्प्ट लो क्वेश्चनों को, ठीक है, टेलीग्राम पर अपने एमसीक्यू को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पहले आए हैं, विशेषकर जैसे मैं कई दिनों से ये देख रहा था कि यदि इन्वायरमेंट के हम टॉपिक देखें तो उस पर जीवों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये सीरियस लेना इस टॉपिक को, जीवों वालों को, जब भी आप कोई एनसीईआरटी पढ़ते हो या करंट अफेयर में पढ़ते हो तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आज जो पढ़ेंगे हम ग्रेड सी हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी डिटेल काफ़ी इसके अंदर दी गई है। आयुष्मान कौन सी कैटेगरी है, वल्नरेबल है, ठीक है। ये कैटेगरी भी यहाँ पे दी गई है, ये भी देख सकते हो आप, अपने काम की चीज़ें हैं। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये सी हॉर्स भारत में कहाँ पाया जाता है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आए कि ये लगभग भारत की संपूर्ण तटरेखा पर पाया जाता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। मैंने इसको पढ़ते समय देखा था कि ये लगभग भारत के अधिकांश जो तटीय राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे ये पाया जाता है। लेकिन इसको संकट है अभी, क्योंकि जैसे काफ़ी ज़्यादा मछली जो गेन करते हैं, मछली का जो निकालते हैं सागर से, तो उसमें भी ये जो सी हॉर्स है वो उसमें फंस के आ जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मारे जाते हैं, मतलब काफ़ी संख्या में इनका जो हैबिटेट है वो भी नष्ट होता है। तो उसको लेकर ये रिपोर्ट आई थी कि जैसे विशेषकर जो मन्नार की खाड़ी है या पाक की खाड़ी है, इस तरफ रीजन जो विशेषकर कोरोमंडल तट अपना, कोरोमंडल तट के आसपास ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में बताया गया था, ये माइग्रेशन कर जाता है कहाँ पे, उड़ीसा की तरफ माइग्रेशन कर जाता है, इसके बारे में ये बताया गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। और थोड़ा सा ये बताते हैं कि ये माइग्रेशन क्यों कर रहा था, तो कई सारे इसके साथ संकट देखे जा रहे थे, ठीक है। हालांकि ये कम माइग्रेट करने वाला जीव है, उतना आसानी से ये तैर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मतलब माइग्रेट कर रहा है जो जलधाराएँ हैं उनके साथ में। तो ये चीज़ें इसमें दी गई जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और आयुष्मान कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। तो अभी क्या बताया गया इसमें, इसमें बताया गया कि जो कोरमंडल तट है अपना, कोरमंडल तट आपको पता है ना कहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला तट, कोरोमंडल तट पर बड़े पैमाने पर जो मछली पकड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो ग्रेट समुद्री घोड़ा है, ये मतलब इसके साथ संकट आ रहा है, और ये कहाँ पे प्लानिंग कर रहा है, उड़ीसा की ओर जाने को मजबूर हो रहा है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया था, एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि फिर जो उड़ीसा के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ना वहाँ पे कम तीव्र है, क्योंकि वहाँ पे उसको शायद संकट नहीं, इसलिए उस क्षेत्र में ये जा रहा है। और कहीं ना कहीं फिर ये होता है कि यहाँ पे जो इसका हैबिटेट है, हम एक पारितंत्र की बात करते हैं, उसके नष्ट होने पर फिर इसके जो लुप्त होने की या इसके आगे जाकर खतरा होने की समस्या भी पैदा हो सकती है, ठीक है। और ये कि कौन सी स्पीशीज अभी हमने देखा आयुष्मान कैटेगरी में वल्नरेबल है, ठीक है। और दुनिया भर में यदि बात करें तो ये जो समुद्री घोड़े हैं, ठीक है, ये कितने लगभग 46 प्रजातियाँ इसमें बताई जाती है। और भारत की यदि बात करें तो भारत
भारत के जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें विशेषकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पाई जाने वाली 12 में से कितनी है, 9 प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है। और ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जब बनेंगे ना, तो हो सकता है इसकी इतनी प्रजातियाँ हो, आयुषन कैटेगरी हो, इनको लेकर प्रिंट में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और मैं खुद इनको इन्जॉय करता हूँ न्यूज़पेपर से, और बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इनके कई सारे यहाँ पे ये देखे जा रहे हैं। ठीक है, और ये विशेषकर ऐसा भी है कि जैसे इसका कौन सा पारितंत्र होता है जहाँ पे समुद्री घास होती है, मैंग्रोव वन होते हैं, या जो कोरल रीफ होते हैं, वहाँ पे ये कई जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और जैसे भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने अभी बात की थी भारत के लगभग कहाँ पे, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, 8 राज्य इसमें दे रखे हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है। तो ऐसा कई बार स्टेटमेंट, जैसे आप हमने देखा था जो सागरी गाय है उसके बारे में देखा था कि ये क्या पूरे भारतीय तट पर पाई जाती है, तो वो स्टेटमेंट गलत था, लेकिन इसके मामले में ये सही हो सकता है। ठीक है, तो अध्ययन में क्या पाया गया कि ये मतलब काफ़ी इसको संकट देखने को मिला है ग्रेट सी हॉर्स को। ठीक है, विशेषकर जैसे अधिकांश जीवों में हम देखते हैं कि एक भ्रांतियाँ होती है कि इनसे मेडिसिन बनाई जाती है, विशेषकर इसमें भी दे रखा है कि चीनी दवाओं में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए भी इसका शिकार होता है, इसको पकड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे विशेषकर ज़्यादा ये होता है कि जो मछली के जाल फेंके जाते हैं उसके अंदर ये फंस कर आ जाते हैं, फिर इनकी मृत्यु होती है। तो ऐसे संकट यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे भारत में ये प्रयास हुआ था कि इसको 2001 के बाद में मतलब इसके जो व्यवसायिक इसकी गतिविधियां हैं या पकड़ने के जो चीज़ें हैं उनको प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब उतना कोई वो नहीं नजर आया। इनके जो जो बचाने के प्रयास होने चाहिए थे प्रैक्टिकल रूप से, वो उतने सामने नहीं आए। तो इसमें ये देखा गया था, ये क्या करता है, ये लॉन्ग माइग्रेशन कर जाता है, फिर जहाँ पे जिस पारितंत्र होता है तो वहाँ से छोड़कर आगे चला जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कहाँ चला जाएगा, ये उड़ीसा की ओर जा रहा है, उड़ीसा के तट की ओर जा रहा है। कहाँ से, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है, वहाँ से जा रहा है उड़ीसा की ओर। ठीक है, एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, आपने देखा होगा ना कि मैं कभी भी जो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है ना वो चेंज नहीं करता हूँ। मैं एज इट इज जो न्यूज़पेपर में चीज़ें दी गई है ना वही लिखता हूँ, ताकि आपको पढ़ने भी मजा आए और उसका भाव चेंज नहीं हो। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं समझाऊँ आपको। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि यार इसको मैं एज इट इज लिखूँ या कुछ शॉर्ट में करूँ। अच्छा, आज आप अपने कमेंट बॉक्स में ओपिनियन बताना कि ये अपने जो नोट्स है ना इनको थोड़ा छोटा करूँ, या मतलब अभी जो चल रहा है वो अच्छा है, या क्या सुधार होना चाहिए, थोड़ा सा आप बता सकते हो अपनी ओपिनियन, ताकि मुझे भी ये आसान हो जाए कि आपको किस तरह के नोट्स पसंद है ना। थोड़ा सा आप कमेंट करके इसके बारे में आज राय जरूर देना। और बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि जो जो लाइन अच्छी होती है न्यूज़पेपर की उसको मैं बदलता नहीं हूँ, एज इट इज इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, और समझाने के लिए मैं आपको फिर नॉर्मली बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कहाँ जा रहा है ये। नॉर्मली ये जो अध्ययन आया था, आज आया था कि ये कहाँ पे जा रहा है, ये उड़ीसा के तट की ओर जा रहा है। ठीक है, और संरक्षण के इसके प्रयास बताए गए हैं कि इसका यदि इसको हमने प्रयास नहीं किया तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा संकट पैदा हो सकता है। और किसी भी पारितंत्र में यदि कोई जीव नष्ट होता है तो आप जानते हो एक फूड वेव होती है, या उसका एक पारितंत्र में एक बड़ा रोल होता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि सभी जीवों का संरक्षण करें। तो इसको लेकर इसमें काफ़ी अच्छा बताया गया है। तो क्वेश्चन पहले आ चुका है 2013 की एग्जाम में, देखें हम तो एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह, इनमें से कौन सा स्तनधारी है। ठीक है, इसका भी आप कमेंट करके अपना जवाब बता सकते हो, आंसर क्या होगा। और आगे चलते हैं। ये मतलब हमने ओलिव रिडले को तो वैसे काफ़ी कवर कर लिया था, पहले भी लगभग मैंने कवर किया है। आज भी द हिंदू में फिर से मतलब संडे वाले में न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो इसमें काफ़ी संख्या में बताया गया है। इस बार काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली है। काफ़ी संख्या में जो अरीबाड़ा है, जिसको हम बोल सकते हैं कि उनका जो नेस्टिंग क्या कह सकते हैं, जो जहाँ पे अंडे देते हैं ओलिव रिडले, उनका काफ़ी क्षेत्र विस्तार देखा गया है। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं यहाँ पे, और इनको बचाने के भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, वैसे भी काफ़ी कवर करा चुका हूँ इसको, लगभग ये आता है तो मैं इसको कवर करता ही हूँ। आयुषन की कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, वल्नरेबल होती है। ठीक है, उड़ीसा में जो ऋषिकुल्य नदी है वहाँ पे तट पर मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडे की ये जो साइट है वो आपको मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक है, तो गहीर माता जो बीच है उनका, वहाँ पे काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अरीबाड़ा का मतलब क्या होता है। तो ये स्पेनिश एक वर्ड है, इसका मतलब समुद्र से आगमन होता है। ठीक है, एक मास नेस्टिंग साइट होती है जहाँ पे काफ़ी संख्या में भारी मात्रा में अंडे दिए जाते हैं। तो देखो ये अंडे भी देख लेना, ये तस्वीर क्यों रखी है यहाँ पे। कई बार देखो सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं कि कच्छ में अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। यूपीएससी ने पूछे ऐसे क्वेश्चन, मतलब आप समझ सकते हो ना कि जैसे हाथी वाला क्वेश्चन आपने पहले देखा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको देख लेना आप, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि अंडे देते हैं या मतलब क्या करते हैं, बच्चे देते हैं सीधे। और ये होते हैं कि जैसे ये यहाँ पे अंडे देने के बाद में फिर वापस ये क्या होते हैं, सागर की ओर लौट जाते हैं। ठीक है, और ये इंतज़ार नहीं करते हैं कब इनमें जो अंडे की जो फूटने की प्रक्रिया, बच्चे के जो बच्चा बाहर आएगा, इसका इंतज़ार नहीं करते, ये चले जाते हैं। ठीक है, और फिर अगले साल दोबारा अंडे देने आते हैं। तो ये प्रोसेस इनका चलता रहता है, काफ़ी मतलब एक शानदार प्रोसेस है यहाँ पे। काफ़ी मतलब एक कह सकते हैं कि काफ़ी एक अच्छा एरिया कह सकते हैं जिसको संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है,
और ये यहाँ पे जो भी मैं बता रहा था स्टोरी आपको लिखी हुई है, और ये वापस अंडे देख के चले जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन जैसे ऑप्शन में ओली रिडले टर्टल के बारे में दिया गया था, हो सकता है अभी पूरा क्वेश्चन इस पर नहीं आया कोई कि ओली जो रिडले टर्टल उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे बताई जाए। तो ये आज का आपने देखा लेसन। और ओली रिडले के बारे में जो पहले भी मैंने लेसन कवर किए थे अपनी जो मंथली पीडीएफ उस पर आपके पास है, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से इसको ऐड कर देता हूँ जो आपके दोबारा से काम आ सकता है, इसकी पूरी जानकारी। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है इसका क्वेश्चन आ सकता है कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रह चुका है 2-3 सालों में, तो अभी तक पूरा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो इस बार हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिले। विश्व में कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं उसकी लोकेशन भी यहाँ पे है। ठीक है, आयुष्मान की कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, इसका आवास कहाँ पे है, अधिवास कहाँ पे है, ठीक है, कौन से पानी में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब चीज़ें इसमें दी गई है। तो आशा करता हूँ लेसन आपके काम आएगा और समझ में भी आएगा। आप साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, साथ में हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करना ना भूलना। थोड़ा लेसन आपको लगा होगा कि बीच में थोड़ा उतना रिदम नहीं था, तो आप थोड़ा सा ये कि थोड़ा अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, आपकी आवाज़ से भी आपको पता लग रहा होगा उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ पढ़ाने में, लेकिन ये तो करना ही है, कंटिन्यू अपना जो ड्यूटी है वो तो निभानी है। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।